लेकिन उससे पहले आज के कौन कौन से शेयर्स है जहां पर बढ़त हमें देखने को मिल रही है, वो जरा लिस्ट स्क्रीन पर ले आइए, एक एक करके उन पर भी जरा चर्चा की जाए। देखिए, आज के अर्ली सेशन में अगर हम बात कर ले तो ओएनजीसी में बढ़त हमें देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक लगातार तीसरा दिन है जहां पर बढ़त हमें देखने को मिली। भारतीय एयरटेल में भी आज 0.65% की बढ़त देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर्स 0.57% ऊपर है। पावर ग्रिड में भी 0.57% की अपसाइड देखने को मिल रही है। सर, अगर हम ओएनजीसी की बात करें, क्योंकि काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल बना हुआ है, क्या ओएनजीसी में कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? देखिए, मेरे ख्याल से क्रूड की कीमतें अगर बढ़ती है तो एनजीसी के लिए डेफिनेटली फायदेमंद बात है, लेकिन अभी कितना क्रूड बढ़ता है, कितने समय में हम्म। बढ़ता है, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, बट नंबर्स जिस प्रकार से आए थे Q4 के, इसमें कोई बड़ा एक्साइटमेंट नहीं था। नंबर्स कोई हम्म। बड़े इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं कहूंगा जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी की जल्दी ना करे। ओके, साथ ही साथ सर, आईसीआईसीआई बैंक जिस तरीके से हमने लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक हफ्ते में 4.17% की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या करंट लेवल से भी यहाँ पर बाय किया जा सकता है? देखिए, अगर आपका नजरिया कम से कम साल भर का है तो डेफिनेटली टुकड़ों टुकड़ों में आप खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक काफी वेल एस्टेब्लिश प्राइवेट सेक्टर बैंक है और नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। बट ओवरऑल नजरिया कम से कम 8 से 12 महीने रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय एयरटेल के बारे में बात करें सर, फंडामेंटली ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे तो देखिए ये स्टॉक टेलीकॉम सेक्टर में सबसे हम्म। बड़ा और वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो आए FY26 बहुत ही दमदार और अच्छे थे। तो करीबन 12-15 महीने का व्यू अगर कोई करता है तो थोड़ा थोड़ा करके इसको एकुमुलेट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आरपूस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट वाईजी मार्केट में इनकी पोजिशनिंग अच्छी हो रही है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली ऐड करने जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदिए। मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आपको शायद निचले लेवल पे स्टॉक मिल सकता है, अगर मार्केट थोड़ा और गिर। हम्म। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। टाटा कंज्यूमर्स भी आज हमने देखा, आज इस पर बढ़त तो देखने को मिल रही है। करंट लेवल की बात करें तो 1113 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 0.47% के अपसाइड के साथ में। अविनाश सर, टाटा कंज्यूमर्स क्या पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? देखिए, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कंजम्पशन और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को हम्म। रिप्रेजेंट करता है। अच्छी ब्रांड्स ये मैनेज करते हैं, तो हम्म। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इनके पास डेफिनेटली अच्छे विकल्प है। तो मैं कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी वही करे जो कम से कम साल भर का नजरिया रखते हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ पर जो है पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स को जगह देनी चाहिए इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। आगे बढ़ चलते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक, देखिए आज अच्छी खासी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 3% डाउनसाइड दिखा रहा है। इन्फोसिस में भी आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रेंट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इटर्नल भी कल लूजर्स की लिस्ट में शामिल था, यहाँ पर 1.54% की डाउनसाइड देखने को मिल रही है। और टीसीएस में भी आज गिरावट है। सर, ऑलमोस्ट यहाँ देखिए तो आईटी में जिस तरीके से हमें जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, आईटी में अभी आपका हमने व्यू समझा है, लेकिन अगर हम बात करें इटर्नल की, यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्योंकि लास्ट के अगर हम कुछ नंबर्स वगैरह देखते हैं तो उसमें भी देखा कि मैनेजमेंट की वजह से भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला स्टॉक पे। क्रूड के प्राइसेस का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस पे पड़ा है। आने वाले क्वार्टर तक के लिए क्या वेट करें? कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है इटर्नल? देखिए, मेरे ख्याल से एक जो मार्केट है, बेसिकली क्विक डिलीवरी मार्केट, QSR मार्केट, इसमें अभी कंपटीशन बढ़ने वाला है। ऑलरेडी हम्म। हमने सुना है कि जेप्टो ने अभी अपनी DRHP फाइल की है। तो कंपटीशन तो बढ़ने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा रिपोर्ट है कि स्विगी और जोमेटो जो दो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, इनके लिए और दिक्कतें बढ़ सकती है। तो शॉर्ट टर्म हम्म। में तो कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, और जो भी अपसाइड है मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ही नजरिया से अगर कोई पकड़ना चाहे, साल 1.5 साल तो ही मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि दिक्कतें इनकी और बढ़ेगी, और डेफिनेटली जून क्वार्टर जो रहेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ा है, तभी इनके लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ओवरऑल कंजम्पशन, ओवरऑल जो डिमांड पुल है वो भी थोड़ा कम होने की हम्म। पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेश बाइंग तो ना करें, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। चलिए, बाकी अगर कुछ आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्फोसिस में जिस तरीके से हमने गिरावट देखी है सर, टीसीएस पर जिस तरीके से नंबर्स आज गिरते हुए हमने देखे हैं, क्या कोई ऐसा स्टॉक आपके रडार पर है सर जहां पर अभी हाल फिलहाल के जो प्राइसेस चल रहे हैं वहां पर कुछ बाय करके चल सकते हैं? देखिए, आईटी में तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इमीडिएटली कोई ट्रिगर नहीं है, लेकिन इन्फोसिस है, उसके बाद TCS है।
ये अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल का है और आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो तो ही इसमें पैसा बनेगा। मुझे लगता है कि फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं, लेकिन दूसरे सेक्टर्स है जैसे सरकारी बैंक्स में हमने आपको बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, हम्म। हॉस्पिटल स्टॉक्स में पार्क मेडी वर्ल्ड है। तो ये थोड़े हम्म। से सेफ बेट्स है ऐसे मार्केट में, क्योंकि इनको हम्म। रुपया से भी कोई लेना देना नहीं है और नंबर्स की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम कुछ न्यूज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर लेंसकार्ट पे देख लीजिए। लेंसकार्ट के शेयर्स में एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। प्लैटिनम जैस्मिन E2080 इंटरेस्ट अपनी 2.3% की हिस्सेदारी बेच सकता है, और इस डील का साइज लगभग 1944 करोड़ हो सकता है, और फ्लोट प्राइस जो है वो 486 पर रुपीज पर शेयर रखा गया है। सर, लेंसकार्ट को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? ब्रोकरेजेस भी काफी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रही है। क्या लेंसकार्ट में बाय किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल का है तो लेंसकार्ट डेफिनेटली एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। बट मैं कहूंगा कि देखिए, ऐसे शेयर में जब आप पैसा लगाते हो तभी आपको इनको मुश्किल से कंपाउंडर स्टॉक्स ही मानना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। अभी भी वैल्यूएशन का मल्टीपल करीबन 60-70 है। तो मैं कहूंगा कि जिनका नजरिया 1.5-2 साल है वही निवेश करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। कंपनी FPEL सर्विसेज में 12 रुपए, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 करोड़ इन्वेस्ट करके 13.99% के स्टेक खरीदेगी। FPEL विंड पावर से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है। सर, अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के आपका क्या व्यू है? देखिए, ये भी एक दिग्गज कंपनी है जो सीमेंट सेक्टर में काम करती है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की इनकी सीमेंट की कैपेसिटी है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डेफिनेटली हम्म। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। पर ये भी मैं कहूंगा कि उन्हीं लोगों के लिए जो लंबी नजरिए से ही खरीदना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी ट्रिगर आएगा नहीं, ये जो खबर आई है इससे कोई ज्यादा फर्क हम्म। इमीडिएटली तो नहीं आएगा। बट हाँ, जिनके पास है हम्म। वो होल्ड करे। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव लग रहा है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव लग रहा है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर पीएनबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के क्या कुछ खबर निकल कर के आई है। पीएनबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने FCNRB डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया है। पीएनबी अब मैक्सिमम 6.10% एनुअल इंटरेस्ट रेट देगा, जबकि सेंट्रल बैंक 3 से 5 साल के डिपॉजिट पर मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट ऑफर करेगा। इससे एनआरआई इन्वेस्टर को फायदा हो सकता है। सर, अगर हम बात करें इन बैंक्स के बारे में, तो बेटर अपॉर्चुनिटी आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि FCNR पे इंटरेस्ट रेट्स इसलिए बढ़ा रहे हैं हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट को डॉलर्स अट्रैक्ट करने हैं, और डॉलर आउटफ्लो जो FIs का हो रहा है, गवर्नमेंट ने अभी इनको एक इंसेंटिव दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का विचार है कि डॉलर्स को इस तरह से आप अट्रैक्ट करो, फॉरेन NRIs और हम्म। इन्वेस्टर्स से। तो ये अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि इसका कितना असर आएगा वो तो आपको एक आध क्वार्टर के बाद ही देखने हम्म। को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बात है, अगर अच्छा पैसा आता है तो इन बैंकों के लिए अच्छी डिपॉजिट्स मिलेंगे। और डेफिनेटली सेंट्रल बैंक और दूसरे जो बैंक्स ने अभी जो रेट बढ़ा है, इनको फायदा जरूर मिलेगा। ओके सर, साथ ही साथ जी एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आज अपसाइड देखने को मिल रही है। 3.20% के फंड रेज की खबरें भी निकल करके आ रही है। फोकस करेंगे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन पर। क्या सी एंटरटेनमेंट, क्या अभी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जी एंटरटेनमेंट में ट्रिगर ये है कि इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का राइट्स लिया है हम्म। करीबन 2034 तक, और मेरे ख्याल से फीफा वर्ल्ड कप अभी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो ये क्लियरली एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है, प्लस फंड रेजिंग की बातें हुई है। तो मैं कहूंगा कि देखिए, ये सब आने के बाद मार्केट इनके नंबर्स को देखेगा। अभी तो फिलहाल एक्सपेक्टेशन पे स्टॉक चला है। तो कहीं ना कहीं जून क्वार्टर अगर अच्छा ठीक ठाक होता है तो मेरे ख्याल से और भी अच्छी रेटिंग आएगी, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी स्टॉक पिटा हुआ है। तो डेफिनेटली हम्म। खरीदने का मौका है, बट लंबी नजरिए से। लंबे नजरिए से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर नैन्सी जी का क्वेश्चन आया सर, हिंदू पेट्रो को लेकर के। कह रही है कि किन लेवल्स पे सर यहाँ पर और इनको ऐड करना चाहिए। ऑलरेडी पोजीशन है इनकी, बाइंग प्राइस है इनका 395 का। नहीं, देखिए, ऐड तो मैं कहूंगा कि फिलहाल मत करिए, क्योंकि क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है तो इनके लिए दिक्कतें और बढ़ी। अ, हम्म। ऐसा लग रहा था कि क्रूड गिरेगा क्योंकि सोल्यूशन बहुत जल्दी दिख रहा था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हम्म। कमेंट्स आए हैं ट्रम्प साहब का, इससे तो लगता है कि क्रूड में काफी उछाल होगा। और कहीं ना कहीं हम्म। पहला क्वार्टर ऑफ जून में हो सकता है कि कंपनी बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, थोड़ा घाटा भी दिखा सकती है, क्योंकि जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी
इससे अभी भी अंडर रिकवरी करीबन 5-6 रुपया कंपनी सफर कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम्म। मेरे ख्याल से जो पोजीशन है वो होल्ड करे, फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस समय रुकना चाहिए।